हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में कि बार बेंडिंग शेड्यूल का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे बनाया जाता है और उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर का ड्राइंग के अकॉर्डिंग बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे बार बेंडिंग शेड्यूल का पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। बस क्या क्या फॉर्मेट कौन कौन से जगह पे लिखना होता है ये चीज़ें नहीं पता होता है हमको, और क्या क्या फॉर्मेट लिखना ज़रूरी होता है। इस पे बहुत सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं, तो इसमें से क्या चीज़ें आप नहीं लिखेंगे तभी वो आपका बार बेंडिंग शेड्यूल सही होगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो आज के वीडियो में हम इसमें डिटेल में जानेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। किसी भी स्ट्रक्चर का बार बेंडिंग शेड्यूल आप आसानी से बना सकते हैं यदि इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको 20 कॉलम बनाना पड़ेगा पेपर पे। तो ऐसे ऐसे आप 20 कॉलम बना लेंगे, और उस 20 कॉलम का क्या क्या यूज़ है, और यदि आप एक आध कॉलम कम बनाते हैं या अधिक बनाते हैं तो भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है। मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो होता है यहाँ पे जो जो भी ये फंक्शंस है, इस फंक्शंस को आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा फंक्शंस लिखा गया है। इस सारे फंक्शंस को आपको याद रखना है। बाकी आप कॉलम बनाएं या ना बनाएं, इस सारे फंक्शंस को आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो बार बेंडिंग शेड्यूल का जो सबसे फर्स्ट कॉलम होता है वो होता है बार मार्क का। बार मार्क आपको ड्राइंग में दिया होगा कि कौन से, जैसे कि यहाँ पे F1 है तो आपको ये ड्राइंग में F1 नाम से ये बार मार्क दिया होगा। तो बार मार्क F1, F2, F3, F4, F5 एंड PC6। तो ऐसे ही ड्राइंग में दिया है। जो जो भी बार मार्क दिया है उस बार मार्क को हमने नोट कर लिया है। अब जो सेकेंड कॉलम होता है वो होता है फंक्शंस ऑफ बार। मीन्स कि जैसे कि वो बार कौन से टॉप पे रहेगा, मिडिल में रहेगा या बॉटम में रहेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जब बनता है तो उस स्ट्रक्चर का टॉप होता है, बॉटम होता है। तो उस बॉटम का जो उसको हम एक कॉलम बनाएंगे फंक्शंस ऑफ बार में। और यहाँ पे देखिए साइड फेस बार। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें ड्राइंग में दिया होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम बना लेंगे बार मार्क और फंक्शन ऑफ बार। और नेक्स्ट जो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होता है डाया। डाया एमएम में होता है। तो डाया कितने कितने एमएम का, जैसे कि F1 बार मार्क में हमारा डाया हो गया यूज 25 एमएम का। तो हम डाया का ये कॉलम बनाएंगे यहाँ पे और डाया लिख लेंगे। हम डाया लिख लेंगे। और जैसे कि F1 का 25 एमएम का डाया है, F2 का भी 25 एमएम का डाया यूज हो रहा है, F3 में 16 एमएम, 16 एमएम, 16 एमएम एंड 12 एमएम। ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में मिल जाता है। स्पेसिंग की बात करते हैं तो स्पेसिंग भी दिया होता है। स्पेसिंग का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है। जैसे कि कोई भी स्टील फिक्सिंग हो रही है, ऐसे स्टील फिक्सिंग होता है तो सेंटर टू सेंटर मीन्स कि सेंटर टू सेंटर जो डिफरेंस होता है उसी को हम सीसी बोलते हैं। मीन्स कि स्पेसिंग। तो ये 25 एमएम डाया के लिए स्पेसिंग 150 एमएम है, 25 एमएम के लिए 150 है, फिर 16 एमएम वाले का भी 150 है, एंड F2 16 एमएम डाया के लिए भी फिर 150 है, एंड साइड फेस बार F50 के लिए भी 150 एमएम का स्पेसिंग दिया गया है। और PC6 बार मार्क में जो 4 लेग स्ट्रप मैन बार है, मैन रिंग है, उसके लिए 200 एमएम का स्पेसिंग इसमें दिया गया है। तो ये एक स्पेसिंग का भी कॉलम जरूरी होता है बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए। नेक्स्ट जो कॉलम बना है वो बना है नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। मीन्स कि कितना मेंबर है। तो ये एफ यहाँ पे F1 के लिए एक मेंबर है, 1 मेंबर, एंड F2 के लिए भी 1 मेंबर है। तो ये आप कॉलम बनाना पड़ेगा आपको यदि आप बार बेंडिंग शेड्यूल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। और अगेन दूसरा जो है वो टोटल नंबर्स में है। मीन्स कि ये एक मेंबर्स है इस टाइप का, 25 एमएम डाया का एक ही मेंबर्स यूज होगा, और 81 ईच। मीन्स कि 81 वन साइड और 81 सिर्फ वन साइड। मीन्स कि वन साइड 81 रहेगा। अगेन दूसरा है F30, तो ये भी ईच साइड 33
33 बार आपको ईच साइड में इसको फिक्स करना है। एंड 16 mm डाया की बात करते हैं तो इसको भी 81 ईच साइड। तो ये होता है, ये कॉलम आपको टोटल नंबर्स का भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए, वो होता है शेप ऑफ बार। शेप ऑफ बार भी ऑलरेडी दे चुका होता है ड्राइंग में, बट हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल कर रहे होते हैं तो शेप ऑफ बार को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कॉलम में। तो शेप ऑफ बार मतलब कि जो ड्राइंग में दिया रहता है उसी ड्राइंग को हम एक बार नोट कर लेते हैं इसमें। ऐसे ही सेम ड्राइंग में दिया होता है, बस हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल कर रहे होते हैं तो इस ऐसे लिखना ज़रूरी होता है। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल का ये शेप ऑफ बार लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉलम होता है, तो इसको बनाना ही पड़ता है बार बेंडिंग शेड्यूल में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बेंड डिडक्शंस। तो बेंड डिडक्शंस तो 45 डिग्री पे होता है कि यदि स्टील को 45 एंगल पे आप रोटेट कर रहे हैं तो 1D होता है, एंड 90 डिग्री पे आप बेंड कर रहे हैं तो 2D होता है, एंड 135 डिग्री पे आप बेंड कर रहे हैं तो बार बेंड डिडक्शंस होता है 3D, एंड 180 डिग्री पे आप इसको बेंड कर रहे हैं तो इसके लिए होता है 4D। तो ये बेंड डिडक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेंड डिडक्शंस को आप बार बेंडिंग शेड्यूल में कॉलम में नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका कटिंग लेंथ भी लिख सकते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्टर को या जो ठेकेदार होगा उसको आप समझा सकते हैं। तो बेंड डिडक्शंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो बेंड डिडक्शंस को आप नहीं भी लिख सकते हो, बट यदि लिख लेते हो तो क्लियर पूरा ड्राइंग मतलब पूरा BBS में क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो होता है कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कटिंग लेंथ में क्या है कि बेंड डिडक्शंस को मेजर किया जाता है कि यदि हमारा यहाँ से 90 डिग्री का यहाँ पे बेंड हो रहा है तो 2D एंड 2D 4D का बेंड डिडक्शंस होगा तो 25 mm का डाया है तो 100 होगा, तो उसी 100 के अकॉर्डिंग हम अपना कटिंग लेंथ कहते हैं। तो कटिंग लेंथ भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो बातें होती हैं वो होता है लैप लेंथ का। तो लैप लेंथ भी आप मेंशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैप हर स्टील में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ही स्टील होते हैं जिसमें लैप प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टील होता है वो 12 मीटर का होता है, और 12 मीटर से ज़्यादा यदि लेंथ का हमें इस बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टील फिक्सिंग करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 12 मीटर 50 mm है और 900 साइड में है, तो ये 12 मीटर से अधिक हो गया, तो इसके लिए हम लैप प्रोवाइड करते हैं। तो इसका लैप जो होता है वो 50D या 60D लैप लेंथ होता है, तो लैप प्रोवाइड करना होता है हमको। नेक्स्ट जो होता है वो टोटल लेंथ होता है। तो टोटल लेंथ सरिये का पूरा लेंथ होता है कि कितना लेंथ का हमें स्टील प्रोवाइड करना है, तो इसको मेंशन करना होता है, क्योंकि ये बिलिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिट वेट से हमारा टोटल वेट आ जाता है स्टील का, और टोटल वेट के अकॉर्डिंग हमको जब बिलिंग करना होता है कॉन्ट्रैक्टर लोगों का तो वो आसानी होता है, और बिलिंग इंजीनियर के लिए भी ये चीज़ें आसान हो जाता है, क्योंकि एक साइट इंजीनियर का ये भी रोल होता है कि उसका प्रॉपर बिल भी तैयार करना होता है। ये हर कंपनी में नहीं होता बिल तैयार करने के लिए, कुछ कंपनी में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जो बड़ी कंपनी है उसमें आपको साइट पे बिल भी प्रिपेयर करना होता है, तो ये यूनिट वेट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो कॉलम आता है डाया वाइज वेट का। तो डाया वाइज वेट का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डाया, यहाँ पे देखिए कि 8 mm वाला डाया कोई भी यूज नहीं हो रहा है इस BBS में, फिर भी इसको मेंशन किया गया है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगेन 10 mm डाया का कोई भी इसमें स्टील यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं अपने कॉलम से। नेक्स्ट जो है 12 mm डाया है, 16 mm डाया है, एंड 25 mm डाया यूज हुआ है। तो ओनली 10 mm, 16 mm एंड 25 mm डाया को आप मेंशन कर सकते हो डाया वाइज वेट kg। अदरवाइज आप जितना भी डाया है 8 mm, 10 mm एंड 20 mm, 32 mm इसको आप हटा सकते हो, बट एज अ समझने के लिए आप प्रॉपर वे में एक बार बेंडिंग शेड्यूल इसी वे में आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टोटल वेट का। तो टोटल वेट भी आपको लिखना ज़रूरी होता है, ये तो ज़रूरी होता है क्योंकि टोटल वेट आप निकाल के यहाँ पे लिख दोगे तो वो बिलिंग के लिए काम आएगा और बिलिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि कभी कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है, उनका बिल कट जाता है, तो आप आसानी से यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो इस स्टील का टोटल वेट जब है, तो टोटल वेट के अकॉर्डिंग उनका बिल तैयार होता है, और टोटल वेट का स्टील का आपका बिल यदि क्लियर हो जाता है
तो कंक्रीट का बिल उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कंक्रीट जितना एमक्यू यूज होता है उतना ही एमक्यू कंक्रीट का बिल आपको तैयार करना होता है। तो स्टील का फंसता है, क्योंकि स्टील में क्या होता है कि कितना स्टील यूज हुआ और इसका कैलकुलेशंस में मिस्टेक आता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं कर पाते, और यदि आप इसको अच्छे से इस कॉलम को बना लेते हो तो आप आसानी से उसका बिल प्रिपेयर कर सकते हो स्टील का। तो ये चीज़ें हैं इस बार बेंडिंग शेड्यूल में। 1 2 3 मीन्स कि टोटल जो कॉलम है वो 20 कॉलम है, और ये जो लास्ट कॉलम है वो रिमार्क का है। यदि आप कुछ भी लिख सकते हो, मीन्स कि यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मेंशंस कर सकते हो। तो ये टोटल 20 कॉलम है, और इस 20 कॉलम का हम वेरीफाई कर दिए कि क्या क्या चीज़ें लिखना होता है और कौन कौन से कॉलम को आप नहीं लिख सकते हो बीबीएस में। तो ये चीज़ें बीबीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डाया का स्टील यूज हुआ है उसी डाया के स्टील को आप सिर्फ मेंशन कर सकते हो, बाकी का आप हटा सकते हो। और इस पे आप बेंड डिडक्शंस को भी हटा सकते हो, डायरेक्टली समझा भी सकते हो। लैप लेंथ को भी आप हटा सकते हो, डायरेक्टली समझा सकते हो। बट जो प्रॉपर वे है इसका बीबीएस बनाने का, उसका यही फॉर्म है, इसी तरीके से बीबीएस बनाया जाता है। तो बीबीएस बनाने का ये जो फॉर्मेट है वो आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको बीबीएस बनाना नहीं आ सकता तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो नॉलेज वीडियो है वो आता रहता है। तो आई होप कि आपको इस जानकारी से कुछ नॉलेज मिला। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।